हेलो एवरीवन। आज हमारा वीडियो मेंस टेस्ट सीरीज का पेपर कोड 110 भी कंप्लीट हो चुका है और मुझे पूरी आशा है कि आप सभी ने बहुत अच्छे से पेपर अटेम्प्ट किया है, बहुत अच्छे सभी ने मार्क्स गेन किए हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं हिंदी का सेक्शन पेपर कोड 110 का। चलिए, तो आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? ठीक है, नगर है, मगर है, जादूगर है और सागर है। देखिए, नगर, मगर, सागर ये सभी तो एक मूल शब्द हैं अपने आप में ही। और जैसा कि हमने पिछले जो वीडियो है उसमें डिस्कस भी किया था कि उपसर्ग या प्रत्यय दोनों ही किसी मूल शब्द के साथ जुड़ते हैं और जुड़ के उसके अर्थ में कोई विशेष परिवर्तन आता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रत्यय का प्रयोग हुआ है वो हुआ है जादूगर में। ठीक है, यहाँ प्रत्यय का प्रयोग किसमें हुआ है? जादूगर में, क्योंकि जादू इसमें मूल शब्द है और जादू करने वाला कौन हो गया? गर प्रत्यय जुड़ा और जादू क्या बन गया? जादू करने वाला जादूगर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। पुराण शब्द में एक प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनता है? और ऑप्शन देखिए, अपन ने ये जो एक प्रत्यय है इसके उदाहरण की बात पिछले जो टेस्ट जो हमारे हमने डिस्कस किए थे उनमें से किसी एक में हमने डिस्कस किया था। एक प्रत्यय से लगने वाला शब्द के लिए बहुत डिटेल में हमने बात की थी, इसलिए मुझे पूरी आशा है कि ये प्रश्न सभी ने सही किया होगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। पुराण शब्द में एक प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनता है? पौराणिक, पुराणिक, पुराणिक या पौराणिक? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पौराणिक। जैसा कि मैंने आपको बताया था उस समय भी कि उ या ओ के साथ जब एक प्रत्यय जुड़ता है तो ये उ जो है, ये उ जो है, उ की मात्रा प के साथ में उ स्वर है, तो उ जो है वो औ में परिवर्तित हो जाता है ना। हमने बात की थी उस समय, एक प्रत्यय लगा और ये दोनों किस में परिवर्तित हो गए हैं? औ में। ठीक है, उ भी होता है, उ हो या ओ हो तो भी वो औ में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए सही उत्तर क्या होगा? पौराणिक। चलिए अगला प्रश्न है, उर्दू उपसर्ग ला किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? देखिए, ये उर्दू का जो उपसर्ग है ला, इसका हम किस अर्थ में प्रयोग करते हैं? किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? अच्छा, बिना, अभाव या प्रत्येक? ये प्रत्येक होगा। ठीक है, तो जब किसी इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, बिना, मतलब किसी के रहित। जैसे हम हिंदी में अ का प्रयोग करते हैं, अ उपसर्ग का, और हम फारसी में हमने बे प्रत्यय की बात, बे उपसर्ग की बात की थी। उसी तरह से ला होता है। ठीक है, जैसे ला इलाज, जिसका इलाज ही ना हो, लावारिस, है ना, इस तरह के शब्द हैं। तो ये उर्दू जो उपसर्ग है ला, वो बिना के संदर्भ में प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रत्यागत में कौन सा उपसर्ग लगा है? अभी हमने ऐसा ही मिलता जुलता जो शब्द है इसकी बात हमने पिछले टेस्ट जो डिस्कशन था उसमें भी की थी। तो प्रत्यागत में कौन सा उपसर्ग लगा है? प्रति उपसर्ग है, पर उपसर्ग है, परि उपसर्ग है या प्र उपसर्ग है? तो उत्तर क्या होगा? प्रति। सभी का ठीक हुआ होगा क्योंकि हमने पहले बहुत से टेस्ट डिस्कशन में इसकी बात की है, प्रति, आगत, प्रत्यागत। ठीक है, ई और अ का मेल हुआ है, इसकी बात भी की थी हमने, यण संधि का उदाहरण हो गया था वो। लेकिन यहाँ पे ये उपसर्ग की बात हो रही है, इसलिए संधि के नियम हम प्रयोग में नहीं लेंगे, क्योंकि उपसर्ग और संधि के हम अधिकतर ये कई स्टूडेंट्स होते हैं जो कि उपसर्ग और संधि के जो नियम होते हैं उन दोनों को मैच करते हुए कई शब्द बना लेते हैं। लेकिन हमेशा हमेशा ऐसा नहीं होता है, संधि के नियम उपसर्ग में काम हमेशा नहीं करते हैं, इसलिए उपसर्ग को अलग से ध्यान में रखिए और संधि को अलग से। ये तो मैंने आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल देख के बताया था कि जो ये ई और अ के मेल से यह बन जाता है, यण संधि में ऐसा होता है। चलिए, अभाव या नहीं अर्थ वैशिष्ट बताने वाला उपसर्ग कौन सा है? ऐसा उपसर्ग ढूंढना है जिसमें अभाव या नहीं हमें पता चल रहा है। अभी हमने बात की है पिछले प्रश्न में ही इसके लिए। तो अभाव या नहीं का अर्थ वैशिष्ट बताने वाला उपसर्ग कौन सा होगा? बताइए। अभी तो ये सभी को आना चाहिए ये उत्तर, क्योंकि हमने पिछले ही प्रश्न में बात की है। बिल्कुल सही है, अ होगा, मतलब बी इसका उत्तर है। ठीक है, अ जो है वो अभाव में भी होता है और नहीं में भी होता है, दोनों में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 4 ऑप्शंस हैं, पुष्प है,
कुसुम है, तनुजा है और सुमन है। तो देखिए फूल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है इनमें से, तो तनुजा नहीं है इनमें से। तनुजा किसके लिए बोला जाता है, बेटी के लिए, बेटी का पर्यायवाची है। पुत्री का पर्यायवाची है। पुष्प, कुसुम और सुमन फूल के पर्यायवाची हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अच्छा, नहीं पूछा गया है आपसे। अमीय, पीयूष, सुधा या रसाल। तो अमृत का पर्यायवाची इनमें से डी नहीं है। देखिए रसाल नहीं है। रसाल किसका पर्यायवाची होता है, रसाल होता है मादक के लिए हम प्रयोग करते हैं इसका, इसके लिए अमृत के लिए इसका प्रयोग नहीं होता है। तो अमीय, सुधा और पीयूष तो अमृत के पर्यायवाची हैं, रसाल अमृत का पर्यायवाची नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है, हेय शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। हार, ग्राम्य, हास्य या ग्राह्य। तो हे का विलोम शब्द होता है ग्राह्य, जिसे हम ग्रहण कर सके, है ना। हार का क्या होगा, जीत होगा। हास्य का क्या होगा, रुदन होगा। ग्राम्य का क्या होगा, नगर होगा। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन बी यहाँ पे ठीक है, हे का विलोम शब्द होता है ग्राह्य। चलिए अगला प्रश्न है, मृदुल का विलोम शब्द है कठिन, रुक्ष, खराब या कठोर। तो मृदुल का विलोम शब्द होता है कठिन, रुक्ष, खराब, कठोर होता है। मृदुल का होता है कठोर। ठीक है, सौम्य का भी हो सकता है, जैसे सौम्य होता है, मुलायम होता है, तो मृदुल का हो जाएगा कठोर। चलिए अगला प्रश्न है, निरर्थक का सही संधि विच्छेद है निहि प्लस अर्थक, निरह प्लस अर्थक, निरा प्लस अर्थक या निर प्लस अर्थक। तो निरर्थक का सही संधि विच्छेद होगा निह प्लस अर्थक, ऑप्शन ए, जो कि विसर्ग संधि का उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है। चार ऑप्शन हैं, सज्जन, वागजाल, महोदधि या अधोसुख। तो देखिए सज्जन में तो कौन सी संधि होगी, सज्जन में होगी व्यंजन संधि हो जाएगी, वागजाल में भी हो जाएगी। पूछा गया है हमसे स्वर संधि, तो स्वर संधि का उदाहरण होगा यहाँ पे महोदधि, महा प्लस उदधि, आ और उ का मेल हो रहा है। ठीक है, तो ये स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा। आ और उ दोनों स्वर हैं। अधोसुख में विसर्ग संधि है, इन दोनों में व्यंजन संधि है। अधोसुख में अधः प्लस सुख विसर्ग संधि हो जाएगी। महोदधि में होगी स्वर संधि महा प्लस उदधि। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, हृदयहीन किस समास का उदाहरण है। देखिए हृदयहीन का अर्थ क्या होता है। अब इसमें बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज होंगे कि हृदयहीन में अपादान भी हो सकता है, ठीक है, इसमें बहुब्रीहि भी हो सकता है, द्वंद्व और कर्मधारय तो नहीं होंगे। बहुत से स्टूडेंट्स इसमें अपादान या बहुब्रीहि में कंफ्यूज हुए होंगे। देखिए हृदयहीन में बहुब्रीहि समास होगा। बहुब्रीहि समास का जो नियम है वो क्या होता है, हमने हर बार हर टेस्ट में जहां भी समास से संबंधित हमने प्रश्न सॉल्व किए हैं वहां पे हमने बहुब्रीहि समास की भी बात की है। देखिए बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है और दोनों पदों के मिलने से एक विशेष कोई नया ही अर्थ सामने आता है। तो वो जो नया अर्थ सामने आता है उसी को ध्यान में रखते हुए हम बहुब्रीहि समास की पहचान करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, हृदयहीन, हृदय से हीन है जो, मतलब जिसमें हृदय ही नहीं है, हृदय से हीन है, वो कौन होगा, निष्ठुर। हृदयहीन मतलब निष्ठुर। तो अब हृदयहीन से कौन सा शब्द निकल के सामने आया, दो पदों के मेल से, निष्ठुर। इसलिए यहाँ पे बात की गई है बहुब्रीहि समास की। लेकिन कई स्टूडेंट्स ने लगा होगा कि यहाँ पे जैसे हमने 108 में बात की थी टेस्ट में कि अपादान क्यों होता है, जब अलग होने का भाव हो, से अलग अपादान है ना। तो लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, इससे एक विशेष अर्थ निकला है, एक विशेष शब्द बना है जो कि है निष्ठुर, इसीलिए यहाँ पे बहुब्रीहि समास होगा। ऑप्शन डी यहाँ पे ठीक है। अब जिसको भी इन दोनों ऑप्शन में कंफ्यूजन रहा होगा वो मैं समझती हूँ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समास और उसके उदाहरण से सुमेलित नहीं है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। और संबंध तत्पुरुष, जितेंद्रिय, कर्मधारय, परमाणु, बहुब्रीहि, चंद्रमौली, द्वंद्व है अहर्निश। देखिए इस तरह के प्रश्न की हमने पहले बात की है। उत्तर की यदि हम बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष, जितेंद्रिय, हमने इसकी भी बात कर ली है। जितेंद्रिय में कौन सा समास होगा, अब तो शायद सभी को पता होगा। ये प्रश्न किसी ने गलत नहीं किया होगा, मुझे पूरी आशा है ये प्रश्न किसी ने गलत नहीं किया होगा। जिसने भी
पहले के जो वीडियोज हैं, वो डिस्कशंस हैं, वो देखे हैं, उसका ये प्रश्न गलत नहीं हुआ होगा, क्योंकि जितेंद्रिय में कौन सा समास है? संबंध तत्पुरुष नहीं है, जितेंद्रिय में बहुब्रीहि समास है। ठीक है, क्योंकि जितेंद्रिय में हम अगर समास विग्रह करें तो क्या बनता है? जीत लिया है जिसने इंद्रियों को, अर्थात महावीर। ठीक है, तो जितेंद्रिय में संबंध तत्पुरुष नहीं होगा, क्या होगा? बहुब्रीहि समास होगा। परमाणु में कर्मधारय सही है। परम है जो अणु, मैंने बताया था आपको, कर्मधारय जो समास है उसकी आपको एक नजर में पहचान करनी है। एग्जाम में जब आपको ये सब सॉल्व करने होते हैं तब ये जो ट्रिक्स होती हैं, छोटी छोटी जो शब्द हम चुनते हैं अपने लिए, वो ही काम करती हैं। यदि ह और जो ये शब्द आपको दिख गए हैं, अर्थात कर्मधारय समास है। कुछ नहीं आ रहा है आपको, यदि आपको, आप बिल्कुल श्योर हैं, तब तो आप अच्छे से देंगे ही उत्तर, नो डाउट। लेकिन अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो इन शब्दों से आप ढूंढिए कि है जो, परम है जो अणु, मतलब कर्मधारय समास होगा। अभी बहुब्रीहि की हमने बात की ही है, दोनों पद समान नहीं है। देखिए चंद्र मौली, मौली क्या होता है? मस्तक। ठीक है, मस्तक चंद्रमा है, जिसके मस्तक पे कौन है? शिव है। अब चंद्रमौली से एक नया क्या शब्द बना, क्या विशिष्ट शब्द बना? दोनों पद प्रधान नहीं हुए, शिव बने उनसे। ठीक, चंद्रमौली अर्थात शिव, बहुब्रीहि समास हो गया। ठीक है, द्वंद्व समास अहर्निश में, अहर और निश मतलब दिन और रात। द्वंद्व समास जहां पे योजक शब्द है और जुड़ जाए या जुड़ जाए, योजक शब्द जुड़े, दो शब्दों को जोड़ने के लिए, वो होता है द्वंद्व समास। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, संबंध तत्पुरुष नहीं है जितेंद्रिय में, क्या है? बहुब्रीहि समास है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए शब्दों को सुमेलित कीजिए। आप देखिए, सुमेलित करने वाला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, मेरे फेवरेट प्रश्न होते हैं ये। तो चलिए बात करते हैं, विद्वान या विशेषज्ञ। अब सबसे पहले हम इसको चुनेंगे, इसके लिए कौन सा शब्द यहाँ पे ठीक बैठता है? सब कुछ जानने वाला कौन होता है? अब देखिए इन प्रश्नों में आप चारों पढ़िए, जिसमें आप श्योर हो सबसे पहले उसको मैच कीजिए। बहुत कुछ जानने वाला कौन होता है? सब कुछ जानने वाला कौन होता है? सर्वज्ञ होता है। चलिए बी को हम एक से मैच करके देखते हैं। ठीक है, अब बी से एक दो में है, ये बी के एक दो में है, इसमें भी है, इसमें भी है, मतलब ए और डी हमारा उत्तर नहीं है। ठीक है, वह जिसे किसी बात का पता न हो, ये मैच कर लेते हैं। चलिए चार से मैच कर लेते हैं, अनभिज्ञ। अब देखिए सी का चार कहाँ है? सी का चार भी इन दोनों में ही है। देखिए ये भी एक एक है, ये भी एक एक है। अब चलिए अब देखते हैं हम, अधिक जानने वाला जिसे बहुत कुछ पता है, वो कौन हो जाएगा? बहुज्ञ हो जाएगा, दो हो जाएगा। ठीक है, मतलब डी का दो। अब डी का दो एक में ही है, उससे उधर नहीं है, ये रहा डी का दो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा उत्तर, ऑप्शन सी। तो सी हमारा उत्तर है, बी भी नहीं है। अब अंतिम क्या बचा है? विद्वान या विशेषज्ञ, जो कि होगा विज्ञ यहाँ पे। तो इस तरह हम उत्तर पे पहुंच गए हैं। ए का तीन है, विद्वान या विशेषज्ञ विज्ञ, सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ, वह जिसे किसी बात का पता न हो अनभिज्ञ, अधिक जानने वाला बहुज्ञ। ठीक है, चलिए तो इस तरह हम उत्तर पे आसानी से पहुंच सकते हैं, यदि हमें एक का भी पता है तो भी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? देखिए जंगल में लगने वाली आग कहलाती है, फोर ऑप्शंस हैं, जठराग्नि, दावाग्नि, बड़वाग्नि या याज्ञाग्नि। तो जंगल में लगने वाली आग कहलाती है दावाग्नि। जठराग्नि किसे कहते हैं? पेट में लगने वाली आग को कहते हैं जठराग्नि। और बड़वाग्नि किसे कहते हैं? समुद्र में लगने वाली आग को कहते हैं बड़वाग्नि। और यज्ञाग्नि किसे कहते हैं? जो यज्ञ की जो अग्नि होती है उसे यज्ञाग्नि कहते हैं। उसे होमाग्नि भी कह सकते हैं, होम की अग्नि, होम भी कहते हैं यज्ञ को, होमाग्नि या यज्ञाग्नि। चलिए अगला प्रश्न है, कोड़ी और कौड़ी शब्द युग्म का सही अर्थ किस विकल्प में है? फोर ऑप्शंस हैं, कुष्ठ रोगी, 20 का समूह, एक खेल का नाम, 20 का समूह, एक समुद्री जीव का खोल, 20 का समूह, या एक समुद्री जीव का खोल। अब देखिए पहले आपको इनको क्रमशः ही मैच करना है। कोड़ी क्या होगी? 20 का समूह, ऑप्शन डी यहाँ पे ठीक है। 20 का समूह होता है कोड़ी। ठीक है, और कौड़ी क्या होता है?
एक समुद्री जीव का खोल होता है, ठीक है। समुद्री जीव होता है एक, उसका खोल मतलब उसका जो कवर होता है, उसके ऊपर एक आवरण बना होता है। तो एक समुद्री जीव का खोल कौड़ी और 20 का समूह कौड़ी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से सभी शुद्ध शब्द किस समूह में प्रयुक्त हुए हैं, मतलब सभी शुद्ध होने चाहिए। गधे, घोड़े, खाऊ और सन्निकर्ष, दर्प, महत्व या महिमा, प्राणी, विज्ञान, छुछुंदर या नवरात्रि, उपयुक्त प्रकटीकरण और मंत्रिमंडल। अब देखिए अब क्या पूछा गया है आपसे, शब्द समूह में किस में सभी प्रयुक्त हुए, मतलब सभी शुद्ध किस में है, तो वो है ऑप्शन डी, ठीक है। देखिए उपयुक्त भी ठीक है यहाँ पे, और ये प्रकटीकरण भी ठीक है, और मंत्रिमंडल भी यहाँ पे ठीक है। देखिए यहाँ पे महत्व गलत है, ठीक है। ये देखिए महत्व में यहाँ पे केवल महत्व है, जबकि ये होता है महत्व, महत्व ये हो जाएगा। और प्राणी विज्ञान में देखिए प्राणी विज्ञान ये होगा, प्राणी विज्ञान, ठीक है। ये हो गया है प्राणी विज्ञान। और इधर छुछुंदर नहीं होता है, छछुंदर होता है, छछुंदर, ठीक है, छछुंदर। तो इस तरह से हम जो गलत जो अर्थ हैं, जो कि एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, इस तरह के प्रश्न भी, उन पे ध्यान से हम बात करेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। शुद्ध वाक्य है, उसने अध्यक्ष को निवेदन किया, दरअसल में वह उससे प्रेम करता है, यह ऐतिहासिक घटना है, आपका भवदीय। शुद्ध वाक्य पूछा गया है। देखिए यदि शुद्ध की हम बात करें तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, यह ऐतिहासिक घटना है। उसने अध्यक्ष को निवेदन किया नहीं होगा, उसने अध्यक्ष से निवेदन किया होगा, ठीक है। उसने अध्यक्ष से निवेदन किया। दरअसल में वह उससे प्रेम करता है, दरअसल में वह उससे प्रेम करता है, ये भी गलत है। असल में वह उससे प्रेम करता है, दरअसल नहीं होगा, असल में वह उससे प्रेम करता है, यह ऐतिहासिक घटना है, तो ठीक है ही। आपका भवदीय नहीं होता है, देखिए आपका भवदीय नहीं होगा, या तो केवल भवदीय होगा या आपका होगा, दोनों शब्द साथ में नहीं आएंगे। आपका भवदीय नहीं होगा, या तो भवदीय होगा या आपका होगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे ठीक है, यह ऐतिहासिक घटना है। काजी जी दुबले क्यों, शहर का अंदेशा है, लोकोक्ति का सटीक अर्थ क्या है। दूसरों से शत्रुता करना, दूसरों की भलाई चाहना, दूसरों के की प्रगति से ईर्ष्या करना, या दूसरों के कष्ट से चिंतित रहना। तो उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन बी सी हो जाएगा, दूसरों की प्रगति से ईर्ष्या करना। इसका वाक्य प्रयोग भी कर सकते हैं, जैसे कि सेठ जी के पड़ोस में, सेठ जी के पड़ोस में या सेठ जी के पड़ोसी का बेटा आईएएस बन गया है, और सेठ जी खुश होने की जगह दुखी हो रहे हैं। ये तो वही बात हुई कि काजी जी दुबले क्यों, शहर का अंदेशा है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। मुहावरे के भावार्थ की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है। कमर कसना, अच्छी तरह तैयार होना, कान खड़े होना, सतर्क हो जाना, बाल की खाल निकालना, बहुत परिश्रम करना, या सिर धुनना का पश्चाताप करना, ठीक है। तो कमर कसना ये भी ठीक है, कान खड़े होना, सतर्क हो जाना ठीक है, बाल की खाल निकालना, बहुत परिश्रम करना ये गलत है, और सिर धुनना का पश्चाताप करना ये भी ठीक है। देखिए बाल की खाल निकालना क्या होता है, किसी भी बात की गहराई में जाना, मतलब उसको कुरेदे जाना किसी बात को, उसे हम कहते हैं बाल की खाल निकालना। बहुत परिश्रम करना बाल की खाल निकालना नहीं होता है। कुछ ना कुछ, अगला प्रश्न है, कुछ ना कुछ बुराई सब जगह होती है, अभिप्राय की वाचक लोकोक्ति है। दान की बच्चिया के दांत नहीं देखे जाते। देखिए कुछ ना कुछ बुराई सब जगह होती है, ठीक है। दान की बच्चिया के दांत नहीं देखे जाते। काबुल में क्या गधे नहीं होते। कड़ाही से गिरा चूल्हे में पड़ा, या करम से बलिया, पकाई खीर हो गया दलिया। तो यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, यहाँ पे ठीक होगा, काबुल में क्या गधे नहीं होते। इसका अर्थ क्या होगा, कुछ ना कुछ बुराई सब जगह होती है। और इसका भी हम वाक्य प्रयोग करके देख लेते हैं। जैसे कि शर्मा जी अपने बेटे का एडमिशन जो है वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में कराना चाहते हैं, ताकि वह बच्चा, उनका बेटा आगे जाके बहुत ही
अच्छी नौकरी प्राप्त कर सके, अच्छा इंसान बन सके। लेकिन तभी उन्हें वर्मा जी ने समझाया कि अंग्रेजी मीडियम में एडमिशन कराने से ही बच्चा अच्छी नौकरी प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि क्योंकि काबुल में क्या गधे नहीं होते। ठीक है, तो इस तरह वाक्य प्रयोग भी हो जाएगा। ये है दान की बचिया के दांत नहीं देखे जाते। देखिए इसका ये जो लोकोक्ति है, इसका अर्थ क्या होता है कि जो वस्तु आपको दान में मिली है या मुफ्त में मिली है उसके गुण नहीं देखे जाते। ठीक है, ये इसका अर्थ होगा। कढ़ाई से गिरा चूल्हे में पड़ा, मतलब एक मुसीबत तो टली नहीं थी और दूसरी या टली ही थी कि दूसरी सामने आ गई। जैसे हम बोलते हैं ना, आसमान से टपका खजूर में अटका, उसी तरह हो जाएगा कढ़ाई से गिरा चूल्हे में पड़ा। अगला है करम से बलिया पकाई खीर हो गया दलिया। इसका अर्थ होता है कि यदि हमारा दुर्भाग्य है या हमारी किस्मत अच्छी नहीं है तो कुछ भी कर लो, कुछ ना कुछ बुरा हो ही जाएगा। तो चलिए, इस तरह ये भी हो गया। अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में उल्लिखित अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक सही है? अच्छा, सही पूछा गया है। देखिए, डिस्क्रिपेंसी का भेदभाव नहीं, डिस्क्रिपेंसी का तो क्या होता है, विसंगति होता है। प्लेन फुल का प्रतिवादी, डिपोर्टेशन का होगा माल ढुलाई, या ऑप्शंस का होगा अश्लील। तो यहाँ पे सही जो है वो ऑप्शन डी है। सही पूछा गया है आपसे, सही है। हाँ, ऑप्शन है। प्लेन फुल का वादी होता है, डिस्क्रिपेंसी का क्या होगा, हाँ विसंगति होगा, और ऑप्शंस का अश्लील यहाँ पे ठीक दिया हुआ है। तो यही उत्तर है इसका। अगला है, निम्न में से असंगत हिंदी पारिभाषिक शब्द है। असंगत पूछा गया है आपसे, तो असंगत की यदि हम बात करें तो ऑप्शन बी है। ठीक है, क्योंकि इसका शपथ पूर्वक नहीं होगा बल्कि होगा शपथ भंग होना। ठीक है, शपथ भंग। तो चलिए, इस तरह से हमारा कोड 10110 का हिंदी का डिस्कशन कंप्लीट होता है। और मैं बिल्कुल, मुझे पूर्ण विश्वास है कि हर टेस्ट के बाद आप अपनी गलतियां बहुत अच्छे से सुधार रहे हैं। हर टेस्ट में आपकी गलतियां धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। और ये फुल लेंथ टेस्ट है जो कि बिल्कुल डिसाइड करते हैं कि आपकी तैयारी सही है या नहीं है, कि आपका सिलेक्शन हो रहा है या नहीं है। और यदि फिर भी आपकी कोई गलती रह रही है, कहीं आपके मार्क्स कट हो रहे हैं, तो कोई बात नहीं। ये तो टेस्ट सीरीज है, ये होती इसलिए है ताकि आप सब गलतियां यहीं कर लें, लेकिन मेन एग्जाम में आप वो गलतियां ना करें। यही आपकी हेल्प होती है टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से। और मेरी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।